आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रद्धा धवाईत की गीतों भरी कहानी जिंदगी में नून। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का। जंगल, फूल, पहाड़, बहती नदियां, कल कल करते झरने, इनके साथ समय बिताना, इन्हें निहारना, इन्हें एक क्षण में सहेज लेना संध्या को बहुत पसंद था। शादी से पहले फोटोग्राफी संध्या का पहला प्यार था। शादी से लगभग 15 साल पहले की बात है। तब वे पहली बार मिले थे जब स्काउट गाइड का जम्बूरी कैंप देहरादून में हुआ था। दिन धुनकी हुई रुई सरीखे उड़े चले जा रहे थे। दिन भर कई कार्यक्रम, फिर रात को कैंप फायर। अंतिम दिन से 2 दिन पहले एक माउंटेनियरिंग इवेंट रखी गई थी, जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर लगे ध्वज को लाने का लक्ष्य दिया गया था। उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने वालों में हर्षित और संध्या ही थे। हर्षित कुछ आगे ही था और तभी संध्या की चीख सुनाई पड़ी, आह! संध्या का संतुलन बिगड़ा और वो चट्टान की एक खो में फिसल गई। हर्षित दौड़ा दौड़ा आया। उसने नीचे चट्टान की खो में झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे मासूम सी घबराई संध्या दिखी। मेरा हाथ पकड़ो। हर्षित ने हाथ आगे तो बढ़ाया था, लेकिन संध्या की भयभीत हिरणी सी आंखें, स्ट्रॉबेरी की 2 फांकों से होठ और उसके शरबती गेहूं से सुनहरे चेहरे को छिपम छिपाई खिलाते भूरे काले बाल देखकर उसे खींचना ही भूल गया था। वो उम्र भी वैसी ही थी, अनछुई कली सी, मासूम, मंडराते भंवरे सी, शोक। मुझे ऊपर तो खींचो। संध्या ने उनका हाथ खींचा तो उन्हें होश आया। संध्या के खो से निकलने के बाद दोनों फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए, लेकिन ध्वज को पकड़ने के ठीक पहले हर्षित के कदम लड़खड़ा गए। रात को कैंप फायर में संध्या ने हर्षित से पूछा, आप जानबूझकर लड़खड़ाए थे ना? जवाब में एक भेदक मुस्कुराहट थी, जिसने संध्या के दिल के गिरह बख्तरों को खोल दिया और बर्छी सी उसके दिल में जा चुभी। जब मुस्कुराहट की बर्छी दिल को मरोड़ने लगी, तब एक फुसफुसाता सा जवाब आया, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक पल रुककर एक खुले दिल की हंसी की बाढ़ संध्या को बहा ले गई। इस खुले दिल की हंसी ने संध्या के दिल से मुस्कान की बर्छी तो निकाल दी, पर मुंह में इमली रखने पर बार बार चटकारे लेती जबान सी दिल में मीठी मरोड़े उठाने लगी। कैंप से वापस आकर संध्या ने निहारिका टॉकीज में बाजीगर 4 बार देखी थी। 1 बार घर वालों के साथ और 3 बार घर वालों से छुपकर। दूरी ने धीरे धीरे इन मीठी मरोड़ों को धीमा कर दिया और कुछ ही समय में संध्या ने मान लिया कि ये उम्र के 16वें साल की शरारत थी। भगवान सबकी जिंदगी की स्क्रिप्ट उनके इस धरती में आने के पहले ही लिख लिए होते हैं, जबकि व्यक्ति ये भी नहीं जानता होता कि उसके साथ अगले पल में क्या होने वाला है। 15 साल बाद हर्षित के आईएफएस में चयन होने का पता पाकर संध्या के माँ पिताजी उनके घर गए थे। उन्होंने संध्या को बेहद लाड़ प्यार देकर पाला था, लेकिन उनके लिए भी लड़की के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अच्छे घर-वर से शादी ही थी। लड़के वालों को भी आईएफएस लड़की की सोसाइटी में रह सकने वाली लड़की चाहिए थी। संध्या कॉन्वेंट में पढ़ी, अच्छे क्रेडेंशियल्स वाली लड़की थी। खूब धूमधाम से उनकी शादी हुई। हर्षित और संध्या के दिलों में सालों पहले उठी मीठी मरोड़ें उनकी देखने दिखाने की रस्म के दौरान हुई मुलाकात के साथ ही फिर उठने लगीं, लेकिन अब की ये मरोड़ें बेहद तीखी थीं। उनकी शादी के बाद शुरुआती सालों का अधिकांश समय विरह में ही बीता। शुरुआत में कुछ महीने ससुराल में ही रहकर सबको जानने समझने की बड़ों की इच्छा का सम्मान, फिर हर्षित का आईएफएस का लंबा प्रशिक्षण इसका कारण बनता रहा।
इन शुरुआती वर्षों में उसके लिए सबसे अच्छा समय होता बारिश का। हाँ, जब हर्षित 15 दिन की लंबी छुट्टी लेते, जिससे वो अपने सैकड़ों एकड़ की खेती के कामों से भी जुड़े रह सकते थे और साथ ही इन छुट्टियों में वो आईएफएस अधिकारी न होकर एक किसान हो जाते। वो खेती के अन्य कामों के साथ ही धान रोपने जैसे मजदूरों के कामों में भी जुट जाते। जब वो धान के खेत में मजदूरों के साथ मिलकर धान रोपने लगते, तो मजदूरों में भी एक अलग ही जोश भर जाता था। जब हर्षित खेतों में धान रोपते, तब संध्या उन्हें किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर एकटक देखती रहती, सोचती रहती। एक बार उसने हर्षित से कहा, सुनो, मेरा भी मन करता है कि मैं साड़ी का फेंटा कस लेई मताए धान के खेत की टखनों तक धंसती मिट्टी में फच फच जा घुसूं और धान रोपते हुए माटी की ठंडक और तुम्हारे साथ का आनंद लूं। हर्षित ने कहा, लेकिन तुम बहू हो। उसने भी मान लिया कि बहू का यूं खेतों में धान रोपना अशोभनीय लगेगा। तब से वो हर्षित को धान रोपते देखकर ही खुश होती रही। धान रोपते अपने कसरती बदन में हर्षित संध्या को किसी पहाड़ से लगते, जैसे कल कल करती धाराएं हरे भरे पहाड़ों की चोटियों से हर 4 कदम पर किसी जिद्दी बच्चे सी मचलती बहती हैं। वैसे ही हर्षित के कसरती बदन से कभी वर्षा की धाराएं तो कभी पसीने की धाराएं बहती रहती। इन जलधाराओं के बीच हर्षित की मछलियां चमकती रहती। जिस दिन हर्षित पानी से भरे खेत में धानी धान का रोपा लगाते, उस दिन धान के लहलहाते पौधों सी खुशी से संध्या का मन झूमने लगता। उस खेत के चावल का नमकीन स्वाद तो उसे बाद में मिलता, पर उस दिन हर्षित भी नमकीन हो जाते। संध्या हर्षित से महीनों दूर गुजरने वाली अपनी उबली सब्जी सी जिंदगी में कुछ नमक बुरक लेती। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ला 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 ला।
जब हर्षित अपनी आईएफएस प्रशिक्षण में जंगलों की खाक छानते रहते जहां परिवार को साथ नहीं रखा जा सकता, तब संध्या गांव में अपने ससुराल में आदर्श बहू का फर्ज निभाती होती। बड़ा घर था, बड़ा परिवार, खेती किसानी के काम, गृहस्थी का हर बंधन मौजूद था वहां। खेती किसानी के दिनों में नौकरों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। खाली समय में घर की महिलाएं अनाज, दाल आदि साफ कराती या सीने पिरोने का काम करती, जिनमें संध्या को कोई रुचि नहीं थी। जिनमें संध्या को रुचि थी, वे काम उन सब की नजर में बेमतलब के थे। शादी के शुरुआती दिनों में उसने ससुराल में अपनी पसंद के काम करने की कोशिश की थी। बहू थी तो घर से बाहर अकेले निकल नहीं सकती थी, लेकिन वो बुआ सास को अपने साथ बाड़ी में घूमने के लिए मना लेती। बुआ जी, चलिए ना, बाड़ी में घूम कर आते हैं। घूमते हुए वो पेड़ों में चहकती चिड़ियों को देखती, फूलों में मंडराती तितलियों को देखती और अगली बार मायके जाने पर अपना कैमरा लाने की सोचती। पर ऐसा 1, 2 या शायद 3 बार ही हो सका। फिर बुआ जी ने मना कर दिया, ना बहू, मैं ना जाऊं, बहुत से काम है घर में। बाद में उसने किसी से कहते सुना कि ना जाने बहू चिड़ियों में जाने क्या ताक झांक करती रहती है। अरे फूलों को देखती है तो देखती ही रह जाती है, मुझे ना जाना उसके साथ। अब संध्या कमरे की खिड़की से ही नजरों की सीमा तक प्रकृति को निहारती रहती, लेकिन यह भी तो एक अच्छी बहू का लक्षण नहीं कि वो जब देखो खिड़की से बाहर निहारती मिले। शादी के कुछ साल बाद जब साथ रहने का वक्त आया तो उनके दिन नई नई गृहस्थी जमाते एक दूसरे को समझते समझाते निकलने लगे। उनका सप्ताहांत अक्सर जंगल के बीच किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बीतता, जहां दोनों खुशी के बादल में सवार होते। संध्या अपने वन्य जीवन फोटोग्राफी के शौक का भरपूर आनंद लेना चाहती। वो कहती, चलो सुनो, आज जंगल में गहरे और गहरे जाएंगे। लेकिन हर्षित कहते, नहीं, आज तो जहां पना सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे, अपनी बेगम को आगोश में लिए हुए आराम। आखिर इतने दिनों बाद साथ रहने का मौका मिला था। संध्या के हाथ में कैमरा उन्हें अपना रकीब लगता, जो उनका समय ले रहा है। समाज में पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे पत्नी गीली मिट्टी हो और पति कुम्हार, जैसा चाहे वैसा गढ़े। बचपन से लड़कियों की परवरिश भी कुछ ऐसी ही होती है और संध्या भी ऐसी ही थी। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छानुसार कोई प्लान बनाना छोड़ दिया। रसोई में क्या बनेगा के अलावा किसी और निर्णय के बारे में बिना पूछे सोचना छोड़ दिया। दिमाग के कुछ तालों में दोहरा ताला लग गया। हर्षित के प्यार में डूबे हुए उसने जंगल में गहरे उतरने की जिद छोड़ दी। अब हर्षित जब बाहर होते तब भी वो कैमरा लेकर घर के आसपास तक ही निकलती थी। कुछ हर्षित का प्यार, कुछ शौक का, कुछ हद तक ही सही, लेकिन पूरा होना। हर्षित अक्सर कहते, क्या बात है, मेरे साथ से तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही है, क्यों? धत, ये कहते हुए लाज से संध्या के गाल कचनार हो उठते। कुछ दिनों बाद पता चला कि चेहरे की चमक बढ़ने का कारण सिर्फ हर्षित का साथ मिलना और फोटोग्राफी के शौक का पूरा होना ही नहीं था। अब संध्या को काफी उल्टियां और दूसरी परेशानियां भी हो रही थीं। यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी 40 किलोमीटर दूर देहरादून में ही उपलब्ध हो सकती थी। पहाड़ों के लिए 40 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है, जबकि गांव के घर से 10 किलोमीटर पर ही राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। हर्षित ने एक रात उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सुनो, तुम्हें अब खास देखभाल की जरूरत है। घर की हजारों जिम्मेदारियों को छोड़कर मां तो आ नहीं सकती यहाँ। कुछ दिन के लिए तुम्हारा घर चले जाना ही ठीक रहेगा, है ना? संध्या एक बार घर गई तो फिर वहीं की होकर रह गई। पहले शिवम के जन्म से पहले के 7 महीने, फिर शिवम के लगभग साल भर का होने तक वो गांव में ही रही।
उसके बाद उसने कुछ ही महीने हर्षित के साथ उसकी पोस्टिंग वाली जगह पर बिताए ही थे कि मौली के आने की आहट आ गई। फिर लगभग 1.5 साल ससुराल में निकल गया उसका। दोनों बच्चों के साथ जब वो अंततः हर्षित के साथ रहने लगी, तब मौली 1 साल की और शिवम 3 साल का हो चुका था। इतने लंबे समय तक ससुराल के बंधनों में रहते हुए शादी से पहले की संध्या अब पूरी तरह खो चुकी थी। उसके अनजाने ही सारे तालों की चाबियां भी खो चुकी थीं। अब उसकी दुनिया की सरहद घर तक, नजरों की सरहद पांव तक, दिमाग की सरहद घर के कामों तक ही सीमित थी, जिसमें किसी भी नए विचार का आगमन निषिद्ध था। पर वो दुखी नहीं थी, उसने अपनी इस जिंदगी को भी खुशी से स्वीकार कर लिया था। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने 2 बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने 2 बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले।
ला 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 है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। दो बच्चे और संध्या एक अकेली जान। हर्षित तो अक्सर दौरे पर ही रहते। यूं तो उसकी मदद के लिए बहुत सारे नौकर थे, पर बच्चों का काम नौकरों से करवाना खुद संध्या को कभी पसंद नहीं था। वो सुबह बच्चों को ब्रश कराने से लेकर उन्हें नहलाने, तैयार करने, स्कूल छोड़ने, लेने जाने, खाना खिलाने, सुलाने, पढ़ाई करने जैसे सारे काम खुद ही करती। अब सारे दिन उसे चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी किसी नाजुक पल में उसे याद आता कि बहुत महीनों से कैमरा बाहर ही नहीं निकला, कहीं उसके लेंस में फफूंद न लग जाए, तो वो कभी कैमरा निकालकर उसे झाड़ती, पोंछती और कैमरे को अपने हाथों में थामे उसे सहलाने, उसे महसूसने बैठ जाती। कैमरा अंदर रखते हुए अक्सर एक लंबी सांस छूट जाती उसकी। धीरे धीरे ये अंतराल बढ़ता गया। एक बार कैमरे का ध्यान आया तो ये याद ही न आया कि वो रखा कहाँ है। संध्या ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की। जब कैमरा मिला तब तक वो खराब हो चुका था। फिर भी कभी-कभी किन्हीं नाजुक लम्हों में फोटोग्राफी को लेकर एक टीस सी मन में उठ जाया करती। धीरे धीरे इस टीस की जगह एक खालीपन ने ले ली थी। हर्षित कहते, सुनो, सारे ऑफिसर्स की वाइफ शॉपिंग करती हैं, किटी पार्टीज करती हैं, तुम भी चले जाओ ना, मन लग जाएगा तुम्हारा। वे सब बहाने से अपने गहने कपड़ों की नुमाइश करती है बस। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के इस माहौल में मेरा दम घुटता है हर्षित। उनकी बातें संध्या को आकर्षित नहीं करती थीं। अब उसे सिर्फ हर्षित की पसंद, शिवम के प्रोजेक्ट्स, मौली के साथ खेलना यही याद रह गया था। शादी के 1 साल बाद संध्या हर्षित के साथ कश्मीर गई थी। कश्मीर की हरी भरी वादियों में वो खो गई थी। वापस आते हुए भी वो रोड के दोनों ओर फैले धान और मक्के के खेतों की हरियाली में चिनार की ऊंचाई में गुम थी। लेकिन जवाहर सुरंग पार करते ही सामने खुशहाल हरियाली की जगह भूरे तीखे पहाड़ सामने थे, जैसे किसी ने हरियाली का सुख अचानक से छीन लिया हो। ऐसा ही संध्या के साथ अब भी हुआ। जब बच्चे बड़े हो गए, अब उन्हें दैनिक कार्यों में मम्मी की जरूरत नहीं थी। पढ़ाई कराने के लिए मम्मी की जरूरत नहीं थी। अब उनके खाली समय को आनंद से भरने के लिए मम्मी की गोद की जरूरत नहीं थी। संध्या का अंदरूनी खालीपन उतना ही बढ़ता गया जितना वो बाहर के कामों में खाली होती गई। अब वो कभी मौली को अपने साथ बिठाकर लाड करना चाहती तो कहती, मौली बेटा इधर आना। मम्मा, मम्मा मैं गेम खेल रही हूँ अभी। तो कभी, मम्मा मैं अभी सहेलियों के पास जा रही हूँ। हाँ, वो कभी पढ़ाई में तो कभी प्रोजेक्ट में, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस व्यस्त होती। शिवम और भी बड़ा हो चुका था। मम्मी उसके लिए सिर्फ एक मम्मी मटेरियल ही रह गई थी, जिनसे अपनी फरमाइशें पूरी करवा सकते हैं पर अपनी परेशानियों का हल नहीं पा सकते। ये संध्या की भी गलती थी कि न तो कभी उसने उन्हें बताया, न ही हर्षित ने कि वो अपने समय में वन्य जीवन की एक उभरती फोटोग्राफर थी। पहाड़ों में चढ़ा करती थी। एनसीसी के सबसे अच्छे कैडेटों में एक कैडेट थी। हर्षित, शिवम और मौली संध्या की जिंदगी थे। बेशक उनकी जिंदगी की धुरी भी संध्या ही थी, लेकिन अब संध्या उनके लिए एक ऐसी आदत थी जिसका होना कोई खुशी नहीं देता, पर न होना दुख जरूर देता था। अब बच्चों के पास सारी दुनिया की व्यस्तताएं थीं। हर्षित अपने काम में मसरूफ रहते, बस एक वो ही थी जिसे खालीपन काटने को दौड़ता था। इस खाली दिमाग में उसे अब अपने शौक मुंह चिढ़ाते मिलते थे। हर्षित की बच्चों की प्यार में कही बातें भी उसे गहरे में चुभ जाती। बात बात पर उसके आंसू निकल आते। वो खुद भी अपने इन परिवर्तनों से हैरान परेशान होती। जब ऐसा होता, बच्चे हर्षित खींचकर आप तो बस रोना शुरू कर देते हो कहते हुए उसे अकेला छोड़ जाते।
हर्षित संध्या में आ रहे परिवर्तनों से हैरान था। हंसता खिलखिलाता घर बेवजह दुखों में डूबा सा लगने लगता था। एक बार शिवम को उनके स्कूल से वाइल्ड लाइफ कैंप में ले जाया जा रहा था। हर्षित सेमिनार में भाग लेने बाहर गए हुए थे। संध्या को शिवम ने बताया तो वो उत्साहित हो उठी। उसके अंदर का उत्साह का सूखा हुआ स्रोत छल छला आया था, लेकिन शिवम बेहद परेशान था। ओफो मम्मा, पापा को भी अभी ही जाना था। यदि पापा होते तो वे कैंपिंग के बारे में कितना कुछ बताते मुझे। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा मुझे। शिवम के चेहरे पर परेशानियों का मकड़जाल बिछा था। उसकी परेशानी से अनजान अपने खोए हुए उत्साह की डोर थामते हुए संध्या ने मन ही मन जरूरी सामानों की लिस्ट भी बना ली। उसने कहा, परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हें। लाओ अभी मुझे लिस्ट दो। अविश्वास की नजर से देखते हुए परेशान शिवम के हाथ से वो लिस्ट लेकर देखने लगी। उस लिस्ट में कुछ गैर जरूरी चीजें थीं, जो एक दो जरूरी चीजें छूटी हुई भी थीं। उसने अपने उत्साह की रौ में बहते हुए ये बात शिवम से कह दी। शिवम तो पहले से ही परेशान था। उसने ये सुनते ही संध्या के हाथों से लिस्ट ही छीन ली और खींच भरी आवाज में कह उठा, आप क्या जानो मम्मा, कुछ भी मत बोलो। जरूरी नहीं होगा तभी तो लिस्ट में शामिल नहीं होगा। शिवम इतना कहकर अपने पैर पटकता कमरे से चला गया। संध्या के उत्साह का नवांकुर इन शब्दों से कुचल गया। मैं नहीं जानूंगी वाइल्ड लाइफ कैंपिंग की जरूरतों के बारे में। अपेक्षा हमेशा हर्षित और बच्चों की जिंदगी की धुरी बने रहने की। यदि यही अपेक्षा पूरी होती रहती तो उसे जवानी में खुद से की गई अपेक्षाएं शायद याद भी नहीं आती। धुरी वो अब भी थी, लेकिन पहियों को यह एहसास खत्म हो गया था कि वे किसी धुरी की बदौलत ही आराम से चले जा रहे हैं। अपेक्षा अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने की, अपेक्षा उस आनंद की जो वो अपना शौक पूरा कर पाती थी। उसने उम्र के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने निजी आनंद की पोटली राह में कहीं फेंक दी थी, जिस तक पहुंचने की कोई राह उसे मिल ही नहीं रही थी। उसने राह ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि वो तो खुद से ही बंधी हुई है। उसका अवचेतन मन पहले भी और अब भी दौड़ना चाहता है, दौड़ता रहा है उस राह में जिसमें उसका एक अस्तित्व है। लेकिन इतने सालों तक चेतन में रस्से से जकड़े हुए अवचेतन में बंधे बंधे दौड़ते हुए अब वो थक चुकी थी, हताश हो चुकी थी। अब जब उसने चेतन जगत में दौड़ना चाहा, तब वही हताशा उसके जीवन में दुख की काली बदरी बन छा गई। उसके सुख सुविधाओं, प्यार के नीले आसमान को ढकते हुए अवसाद की हद तक। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी
कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जब इस अवसाद में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त होने लगा, तब हर्षित को स्थिति की गंभीरता समझ में आई। हर्षित संध्या को इस झूठे दुख के बादल से बाहर निकालना चाहते। संध्या, चलो इस संडे नेचर वॉक पर जंगल चलते हैं, ठीक है? जवाब में मिलता मौन। संध्या, चलो मूवी चलते हैं। तुम चले जाओ, मेरा मन नहीं है। हर्षित संध्या को बस पहले की संध्या बनाना चाहते थे। हंसती मुस्कुराती, हर परेशानियों का चुटकियों में हल निकालती संध्या को वापस लाना चाहते थे हर्षित। वसंत आ चुका था, वो समय जिसमें प्रकृति अपने पूरे बहार पर होती है, वो महीना जिसमें संध्या का जन्मदिन आता है। हर्षित ने इस बार संध्या को कोई बड़ा महंगा सा उपहार देने का नहीं सोचा। पिछले कई सालों में उन्होंने संध्या को डायमंड सेट, लग्जरी कार जैसे उपहार देकर खुश करने की कोशिश कर देख लिया था। इस बार वो सिर्फ एक बार संध्या के चेहरे पर उसकी पुरानी असली मुस्कुराहट लाना चाहते थे। बहुत दिनों तक वो सोचते रहे और पुराने दिनों की यादें दोहराते रहे। उस दिन वो ऑफिस से वापस आते हुए भी यही सोच रहे थे। मौसम तूफानी था, तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। अचानक हवा के साथ गुलमोहर के फूल की एक सुर्ख लाल पंखुड़ी कार के सामने के कांच पर आकर चिपक गई। ड्राइवर ने पानी हटाने के लिए वाइपर अपनी पूरी गति से चला रखा था, लेकिन वो पंखुड़ी चिपकी ही रही। हर्षित के मन में आया, जिद्दी पंखुड़ी। इस जिद्दी पंखुड़ी ने यादों का द्वार खोल दिया। हर्षित अपनी आंखें बंद कर उसमें अंदर उतर गए। सालों पहले एक रात लॉन्ग ड्राइव के दौरान रोड किनारे खिले गुलमोहर को देखते हुए हर्षित ने कहा था, भगवान की सोच भी समझ से परे है ना? एक तो अप्रैल में ऐसे ही इतनी गर्मी रहती है, ऊपर से ये सुर्ख लाल गुलमोहर। ओह, इसका अंगारों सा चटक लाल रंग तो गर्मी को और बढ़ा देता है। इससे अच्छा तो अमलतास है, जो देखने वाले को ठंडक तो देता है। क्यों? तब कुछ देर रुककर संध्या ने कहा था, मुझे तो गुलमोहर बहुत पसंद है। तपती धूप से लड़ते गुलमोहर को देख और अंधेरी रात में माणिक से चमकते गुलमोहर को देख मेरे होठों पर मुस्कुराहट अपने आप चली आती है। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को फसाना भी हमारा काम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता।
इतना सुने। आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने। ओ मेरे गुल बिना उनका कहाँ बहार नाम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। शाम के गुलाबी से आंचल में दिया जला है चांद का। शाम के गुलाबी से आंचल में दिया जला है चांद का। ओ मेरे बिना उसका कहाँ चांद नाम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता। हर्षित ने आंखें खोलकर सामने कांच को देखा। गुलमोहर की लाल सुर्ख पंखुड़ी अब भी चिपकी हुई थी। हर्षित के चेहरे पर खजाना खोज लेने की मुस्कुराहट आ गई हो जैसे। उन्होंने तय कर लिया कि संध्या के इस जन्मदिन में वो उसे गुलमोहर के लाल सुर्ख फूलों का गुच्छा देंगे। संध्या के जन्मदिन के दिन हर्षित एक दौरे से लौटते हुए उसके लिए गुलमोहर के फूलों का गुच्छा लेने जंगल में गुलमोहर के एक पेड़ के किनारे रुके। जब वे पेड़ के पास गए तो उस गुलमोहर के पेड़ की कोटर में नीलकंठ के छोटे छोटे बच्चे दिखे। वो उल्टे पैरों वापस लौट गए और संध्या को सरप्राइज गिफ्ट देने उस निपट जंगल में ले आए। खुद पेड़ से सट गए और आंखें बंद कर आगे बढ़ती संध्या का वीडियो शूट करने लगे। संध्या ने आंखें खोली जब नीलकंठ के छोटे छोटे बच्चों को कोटर में चहकते देखा। उसके चेहरे पर सैकड़ों जुगनू जैसे एक साथ चमक उठे। यही वो पल था जिसने संध्या को उस खोई हुई खुशी वापस लाने का रास्ता दिखाया, इसे पाने की राह खुद बनाने की हिम्मत दे दी। दूसरे ही दिन सुबह संध्या ने हर्षित से चाय पीते हुए कहा, सुनो, मुझे नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फिर शुरू करनी है। यही वो पल था जिसने हर्षित को एहसास कराया कि उसकी पुरानी हंसती खिलखिलाती चहकती संध्या कैसे वापस आ सकती है। फेसबुक और व्हाट्सएप तो वो समय बिताने को चलाती ही थी। इस बेमतलब के समय काटने के शगल ने सार्थक उद्देश्य पा लिया। अब संध्या ने कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाले ग्रुप्स ढूंढे और उनकी सदस्य बन गई। धीरे धीरे परिचय बढ़ा। अपने ही शहर में एक नेचर क्लब और फोटोग्राफी क्लब का पता चला। उसके कुछ सदस्यों से पहचान हुई। कुछ दिनों में वो अपने शहर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्लब की सदस्य बन गई। उसके कार्यक्रमों में जाने लगी। अपनी इस रुचि में व्यस्त होने से रोती चिड़चिड़ाती संध्या अब हंसती मुस्कुराती संध्या में बदलने लगी। परीक्षा का अवसर तो तब आया जब 6 महीने बाद क्लब की 15 दिन की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हुआ। संध्या ने वहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अंतर्द्वंद में घिर गई। कहीं मैं पति और बच्चों के हक के समय को अपने शौक को पूरा करने में देकर गलत तो नहीं कर रही? यूं भी अपनी खुशी के साथ ग्लानि को जीना आम भारतीय औरत की सदियों की कंडीशनिंग है। संध्या भी इससे अलग नहीं थी। उधर हर्षित के लिए भी ये पहली बार था कि संध्या इतने दिनों के लिए घर के लोगों से अलग लगभग अनजान लोगों के साथ बाहर जा रही थी।
लेकिन उन्हें खिलखिलाहट की और वापस लौटती संध्या की ललक भी थी। एक शाम जब वे डूबते सूर्य की लालिमा में आपाद मस्तक नहाए अपने अपने अंतर्द्वंदों से जूझते हुए चाय पी रहे थे, तब हर्षित ने भावुक होते हुए कहा, सुनो, मुझे समझ आ गया है कि वन्य जीवन फोटोग्राफी तुम्हारे लिए खुद को पाने का माध्यम है ना? तुम्हारी खुशी है, इसीलिए मैं तुम्हें जंगलों में जाने की अनुमति तो दे रहा हूं, पर इसके लिए खुद को किस कदर मना रहा हूं, ये मैं ही जानता हूं संध्या। अपने अस्तित्व को अपने परिवार में खो देने की हद तक भूल जाने वाली संध्या ने जब हर्षित के मुख से उसके प्रति हार्दिक प्यार और चिंता से उत्पन्न ये वाक्य सुना, तो वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति विशेषाग्रही हो उठी। लेकिन इसके वास्तविक अर्थ में ना जाते हुए तुनक कर कह उठी, क्या मतलब? तुम मुझे जाने की अनुमति दे रहे हो? मतलब यदि तुम मुझे जाने की अनुमति न दो तो मैं कैंप में नहीं जा सकती? संध्या के लिए बरसों पहले खो गए और अभी नए नए मिले अस्तित्व की स्वतंत्रता बहुत प्यारी हो उठी थी, और उतनी ही प्यारी हर्षित के लिए संध्या की वापस लौटी हंसी थी। जब संध्या तुनकती तो अपनी सुतुआ नाक कुछ ऊपर की ओर सिकोड़ लेती, उसके माथे पर सलवटें पड़ जाती, उसकी भूरी नीली तीखी कटारी सी आंखों में बिजलियां कौंधने लगती। हमेशा से इस तुनके रूप में वो हर्षित को और भी प्यारी लगने लगती। हर्षित को लगा जैसे सालों बाद उसने संध्या का ये तुनका रूप देखा है, वरना इन दिनों संध्या जो बर्फीली ठंडक ओढ़े रहती वो हर्षित की रूह तक को कपकपा देती थी। पहले जब संध्या ऐसे तुनकती थी तब हर्षित उसे जल्दी मनाते नहीं थे, बल्कि उसे और चिढ़ाते, मजा लेते, फिर चुटकी बजाकर मना भी लेते। वो जानते थे कि संध्या उनसे अधिक देर नाराज नहीं रह सकती। लेकिन उस दिन हर्षित कुछ देर संध्या को मंत्रमुग्ध सा देखते रहे, लेकिन फिर आग में और घी डालने की जगह उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद की गलती सुधारकर कहा, अनुमति नहीं, सहमति। अब ठीक है ना? ये सुनते ही संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। हर्षित को लगा जैसे बरसों से सूखा पड़ा पहाड़ी नाला अपनी ठंडी फुहारों से सराबोर करता छलछलाता सा बहने लगा है, जिसकी फुहारों से वो आपाद मस्तक ही नहीं दिल की गहराइयों तक भीग गए। शिवम और मौली के लिए भी घर पर मम्मा की अनुपस्थिति को स्वीकारना बहुत मुश्किल था। घर में उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखने वाली मम्मा अब कई दिनों के लिए बाहर रहती। उन्हें कई काम खुद से करने पड़ते थे। मम्मा की अनुपस्थिति ने उन्हें मम्मा के महत्व का एहसास करा दिया। इसी कैंप से वापस आने के बाद जब संध्या की खींची एकदम शुरुआती फोटो में से एक फोटो जिसमें एक मम्मा घड़ियाल अपने 25 बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए नदी के पानी में तैर रही थी ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फोटो का खिताब अपने नाम किया, तो संध्या की चर्चा समाचार पत्रों तक में हुई। स्कूल में टीचर्स और बच्चों ने भी उन्हें बधाई दी, तो उन्हें पापा की तरह मम्मा का भी एक स्वतंत्र और खास व्यक्तित्व महसूस होने लगा था। उनकी निगाहों में मां के लिए भी गर्व दिखने लगा। अब इसके बाद से उन्होंने मम्मा की कुछ दिनों की अनुपस्थिति को आवश्यक और महत्वपूर्ण मान स्वीकार कर लिया। हर्षित के लिए भी ये सहज नहीं रहा। संध्या पर निर्भर हर्षित पल पल उसकी कमी महसूस करते। कभी कभी वे कह उठते, सुनो, मेरा तौलिया लाना, फिर अपनी जबान काट लेते। अलमारी में सामने ही रखी चीजों को कभी कभी उन्हें देर तक ढूंढना पड़ता। पहले तो वो तुरंत संध्या को कॉल कर देते, पर जब संध्या ने कह दिया कि हर छोटी छोटी चीज के लिए उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि यूं छोटी छोटी बातों के लिए संध्या उसके ऑफिस फोन करती तो। अब तक उन्हें लगता था कि सारे कामों के लिए तो नौकर हैं, संध्या को खास कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन जब सलीके से चलता घर संध्या के जाते ही बेसलीका होने लगा, तब उन्हें भी संध्या के कामों का, उसके प्रबंधन का एहसास हुआ। वो भी तो संध्या की खुशी ही चाहते थे। भले ही पहले इसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जब संध्या ने रास्ता ढूंढ लिया तो उन्होंने उसके शौक को पहले बेमन से फिर सहर्ष स्वीकार कर भी लिया।
अब संध्या का फोटोग्राफी का शौक जुनून बन चुका है। वो अक्सर सप्ताहांत में छोटे छोटे ट्रिप बना लेती है। इन ट्रिप्स में हर्षित और बच्चे उसके साथ ही होते हैं। लेकिन वो साल में 2 बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्लब की 15 दिन की वर्कशॉप में भी जाती है। हर्षित कहते हैं, जब मुझे और बच्चों को घर छोड़कर 15 दिनों के लिए जंगलों की खाक छानने निकल जाती हो तो हमारी जान भी तुम्हारे साथ ही चली जाती है संध्या। हर्षित कहना चाहते थे पर कहते नहीं। हर पल मेरा दिल अजीब सी आशंकाओं से पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह कांपता रहता है। उनके बीच ये अलिखित समझौता था कि यदि 2 दिन तक कोई कॉल न आया तो तीसरे दिन हर्षित खुद हाजिर हो जाएंगे। वो रोज कॉल करती, रोज ईमेल करती, जिसमें पूरे दिन का ब्यौरा होता। एक तरह से वो ईमेल में अपने सारे संस्मरण, यात्रा ब्यौरे या यूं कहें तो डायरी ही लिखती थी, जिसमें से जिंदगी छलकती होती। इस बार संध्या को टूर पर गए 10 दिन हो गए। रात ने अपनी चादर उड़ाकर दुनिया को सुला दिया,
लेकिन हर्षित और संध्या दोनों अलग अलग जगह चांद को देखते जागते रहे। जब संध्या के इंतजार के दिन थे, तब खतों का सहारा हुआ करता था। तब हर्षित ने कहा था, तुम हर रात 10 बजे चांद को देखा करना। मैं तुम्हें रोज चांदनी के तारों से प्रेम संदेश भेजूंगा और तुम भी मुझे भेजना। अब संध्या ईमेल करती है और हर्षित इंतजार करते हैं उन संदेशों का जिन्हें वे चांदनी के तारों से नहीं भेज सकते। हर्षित संध्या का मेल आते ही लैपटॉप लेकर बैठ गए। सामने लैपटॉप की स्क्रीन के सफेद पर्दे पर संध्या के लिखे काले अक्षर चमकने लगे। कल मैं गांव के पास के जंगल में रोज की तरह किसी अच्छे फोटोशूट की आशा में गई थी। वहां मैंने नाले के तट की रेतीली जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान देखे। हाँ, मुझे लगा कि ये निशान किसी तेंदुए के होने चाहिए। मैं सतर्क होकर आसपास के पेड़ों की शाखाओं पर निगाहें दौड़ाने लगी कि कहीं वह चोर शिकारी मेरे ही आसपास के किसी पेड़ पर तो छिपा नहीं बैठा है। एक बुजुर्ग आदिवासी बाबा मेरे लिए यहाँ गाइड का काम कर रहे हैं। हर्षित, उन्होंने कहा, माँ, अपना कैमरा संभाल लो, तुमको कई अच्छे फोटो मिल जाएंगे। यहाँ कोई शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर आया है, ऐसा लगता है। मैंने पंजों के निशान दिखाते हुए उनसे कहा, अरे बाबा, ये तो तेंदुओं के पंजों के निशान है ना बाबा? इन छोटे छोटे निशानों के साथ कोई बड़े पंजे के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि शेर का बच्चा अकेला ही भटक रहा है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे उन नन्हे शावक के बहुत सारे फोटो मिल गए। अब तुम ये चिंता मत करने लगना कि वो शावक का बच्चा अकेले कैसे रहेगा। आज उसी जगह पर शेर के पूरे परिवार के पंजों के निशान मिल गए हैं। जैसे वो शावक मुझसे फोटोशूट कराने की जिद में ही सबसे अलग हुआ था। मेरा आज और कल का दिन कमाल कर रहा है हर्षित, कमाल का। और हाँ सुनो, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि अब मैं बहुत से जानवरों के पंजों के निशान जमीन पर देखकर उनकी पहचान कर सकती हूँ। हाँ, एक जैसे पंजों के निशानों में बारीक अंतर को पढ़ सकती हूँ। इन बाबा को जंगल की बहुत सारी जानकारी है। जो जानकारी इनसे मिल रही है, शायद वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिल सकती। हाँ, बच्चों के बिना इतने दिन रहना बहुत मुश्किल होता है। उनकी बहुत याद आती है हर्षित। और तुम्हारी तुम्हारी याद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, इतनी सी याद भी नहीं। तुम हर पल मेरे साथ होते हो। मेरी जिंदगी, तुम्हारे उस जन्मदिन के उपहार ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी हर्षित। हाँ, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। वरना मैं तो खुद को खो ही चुकी थी और अपनी गलतियों से बच्चों को भी दूर करती जा रही थी। तुमसे जल्दी से जल्दी मिलने के इंतजार में। हाँ, तुम्हारी संध्या। हर्षित ने मुस्कुराते हुए ईमेल की आखिरी 2 लाइनों को पढ़ा और दोहराया, तुम्हारी संध्या, तुम्हारी संध्या। फिर संध्या को सोचते हुए मुस्कुराते हुए साइन आउट कर दिया था। उनके सामने संध्या का आश्चर्य में डूबा, खुशी के दरिया में आखंड तैरता, मालती के फूल सा चमकता चेहरा कंप्यूटर के स्क्रीन पर मुस्कुरा दिया। हर्षित ने ये फोटो उस वीडियो से स्नैपशॉट की थी जिसकी रिकॉर्डिंग उसने संध्या को उसका पसंदीदा उपहार देते समय की थी। वो पसंदीदा उपहार जिसके लिए भगवान ने उसे माध्यम बनाया था। यूं तो ईश्वर भी उसे ही माध्यम बनाते हैं जो माध्यम बनना चाहें, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है ना। हर्षित के उपहार के माध्यम से असली उपहार संध्या ने खुद खोजा था। उसने अपनी जिंदगी का क्लाइडोस्कोप ऐसा घुमाया कि जिंदगी अनोखे रंगों और आकल्पनों से सज गई। इसने संध्या को पहले वाली संध्या बना दिया। उसके जुनून ने उसको खुशी से मिला दिया कि एक जुनून जरूरी है जिंदगी में नून यानी नमक के लिए। हाँ, एक जुनून जरूरी है जिंदगी में नून यानी नमक के लिए, यानी नमक के लिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो
किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओडले ओडले हो, टिट 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 ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ये थी श्रद्धा थवाईत की लिखी गीतों भरी कहानी जिंदगी में नून। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।